जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, डेली हम लोग यहाँ पे बिहार एसएससी से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर हो रही है। आज की जो प्रैक्टिस सेट रखी गई है वह जो होगी प्राचीन भारत का इतिहास, जो बिहार एसएससी के सिलेबस में इस चीज़ को रखा गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज की क्लास में प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग जो होगा इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या पहला पे। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अच्छा सा प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन के अनुसार जो डी ऑप्शन हो रहा है मेहरगढ़ से, ये सही हो रहा है, क्योंकि भारत में जो पशुपालन है और कृषि है इसका जो प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। और साथियों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाए, क्योंकि प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, ऐसा कोई बात ही नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न आपको करा रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कैलोकोलिथ युग के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा युग है जिसको कैलोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। तो उस युग का नाम हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। यहाँ पे देखने के अनुसार जो सी ऑप्शन हो रहा है ये सही होगा। याद करना होगा आप लोग को, दिमाग में इस प्रश्न का उत्तर जरूर याद करना होगा कि कैलोकोलिथ युग जो है ये कौन से युग को कहा जाता है, कौन से युग का नाम है। तो ताम्र पाषाण युग है। ओके, देखिए यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखकर बताया गया है कि जो ताम्रपाषाण युग है इसको कैलोकोलिथ युग भी कहा जाता है। पहले की अपेक्षा अगर बात करें कि जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन है वह मिलता है, उससे ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां भी कहा जाता है। तो ये जो है ये इतिहास की घटनाओं पर आधारित है, इतिहास की बात है। तो ध्यान में आप लोग को यही रखना होगा कि कैलोकोलिथ युग किसे कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को कैलोकोलिथ युग कहा जाता है। ठीक है, कैलोलिथिक युग कहा जाता है। तीसरा जो प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। जब हड़प्पा सभ्यता था उस समय जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस समय, तो उसका रंग कैसा होता था। तो उसका रंग जो होता था लाल रंग का होता था। ये जो यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, चौथा जो प्रश्न है 4 नंबर कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ये जो सिंधु सभ्यता है ना, ये कौन से युग के अंतर्गत, मतलब कौन से काल के अंतर्गत आता है सिंधु सभ्यता, ये प्रश्न कह रहा है। तो ये जो प्रश्न है सिंधु सभ्यता जो है आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन जो हो रहा है ये राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखिए 5 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न करे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वहाँ की जो पक्की ईंट से इमारत जो बनी थी वह पक्की ईंटों से मिलकर बनी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का यही जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इस विकल्प के अनुसार। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो रहा है। इसके बाद जो 6 प्रश्न है 6 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। हड़प्पा का बंदरगाह पूछा गया है तो लोथल जो हो जाएगा ये हड़प्पा का एक तरह का बंदरगाह है। राइट आंसर यहाँ पे बी सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में लिया गया है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जो लोथल पूछा जाता है प्रश्न में, कई बार प्रश्नों में पूछा भी गया है कि लोथल जो है कहाँ पे है। तो ध्यान में रखना होगा लोथल जो है गुजरात में है। गुजरात के किस जिला में है। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। और ये जो लोथल है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
यहाँ की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाहें हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। अभी जस्ट आप लोग को बताएं तो इस प्रश्न के अनुसार जो यहाँ पे ए विकल्प होगा ये सही होगा लोथल। अभी जस्ट आप लोग को बताएं कि जो हड़प्पा कालीन स्थल है गुजरात में कौन सा हो जाएगा लोथल। लोथल कौन से नदी के किनारे स्थित है तो लोथल जो हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आप लोग के माइंड में प्रश्न चला गया। इसके बाद देखिए जो यहाँ पे 8 प्रश्न हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। यह भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो हड़प्पा का बंदरगाह अभी बताएं भोगवा नदी पर कौन सा हो जाएगा लोथल हो जाएगा जो अहमदाबाद जिले में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 9 जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा सा प्रश्न आ गया। ये टेराकोटा का जो है यहाँ से हल प्राप्त हुआ है तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बनावली। यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। बनावली से जो है टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है तो ये सही होगा ऑप्शन बी। ओके, इसके बाद जो 10 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम बताना है कि जो हड़प्पा जो है और मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाए थे वो यहाँ पे नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं तो देखें तो बी.ए. स्मिथ जो हो जाएंगे ये इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी लोग जो आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और M.S. वत्स जो हो जाएंगे इससे रिलेटेड है। 11 नंबर देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे जो 11 प्रश्न है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगज कोई का महत्व किससे रिलेटेड है। तो बोगज कोई का जो महत्व हो जाएगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है जिसका बोगज कोई कहा जाता है। तो देखने के अनुसार यहाँ पे जो ए ऑप्शन जो हो रहा है ये राइट आंसर हो जाए। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 12 प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। जो प्रसिद्ध 10 राजा थे उनका युद्ध जो है एक नदी का नाम बताना है कि किस नदी पर वे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो परसुणी जो नदी का नाम है एक, यहीं पर जो है 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद जो यहाँ पे 13 प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो यहाँ पे देखें तो जो 9वां मंडल जो हो जाएगा ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। 9वां मंडल जरूर याद करिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। इसके बाद जो 14 प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है पूर्णतः किसको समर्पित है। ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। घुमा के प्रश्न पूछ दिया गया है क्योंकि बिहार एसएससी में ऐसे ही प्रश्न घुमा के आएंगे तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा और प्रश्नों को बारीकी से जरूर समझना होगा और फिर उसके बाद सही उत्तर को चयन करना होगा। तो उस देवता का जो नाम हो जाएगा सोम और इस पे का नामकृत देवता यहाँ पे जो देखने के अनुसार डी विकल्प जो होगा ये सही होगा। 9वां मंडल में ऋग्वेद संहिता का जो किसको समर्पित है तो सोम और उस पे पर नामाकृत देवता जो है इनको समर्पित है। इसके बाद देखते हैं 15 नंबर जो प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। इस पुस्तक का नाम हो जाएगा ऋग्वेद, इसी में गायत्री मंत्र मिलता है। देखिए एक बात और है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। याद करना होगा आप लोग को। जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में तो उल्लिखित है और इसके जो रचनाकार कौन हो जाएंगे विश्वामित्र हो जाएंगे। और ये जो मंत्र है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। इस चीज को ध्यान में रखना होगा आप लोग को। ये पूछा जाता है कि किस मंडल में समर्पित है, किस मंडल में वर्णित है, तो तृतीय मंडल में वर्णित है। इसके बाद जो 16 प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो उस भारतीय दर्शन का नाम हो जाएगा वैश्विक जो हो जाएगा ये परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे दोस्तों जो 18 प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो यहाँ पे जो पावापुरी में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये सही हो रहा है। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ पे हुआ था तो पावापुरी में हुआ था।
इसके बाद जो 19 प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, राइट होगा ऑप्शन ए, याद करना होगा। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे दोस्तों, तो जमाली थे। इसके बाद जो 20 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो यहाँ पे देखने के उपरांत जो 14वां पूर्व हो जाएगा, 14 पूर्व, ये जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। ओके, इसके बाद आते हैं 21 प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे। तो देखें तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सारनाथ में दिए थे। धर्म चक्र प्रवर्तन जो महात्मा बुद्ध दिए थे वह सारनाथ में दिए थे। ओके, इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे 22 प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ से हुआ था। बहुत सुंदर सा प्रश्न आ गया दोस्तों। तो इनका जो महापरिनिर्वाण हो गया ये कुशीनगर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश जिला में स्थित है कुशीनगर। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। इसके बाद आते हैं जो 23 प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो याद करना होगा बौद्धों की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी दोस्तों, तो बौद्ध की जो है त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक मानी जाती है। यहाँ पे आगे देखिए 24 प्रश्न है कि त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे अष्टिक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, ये जो है 3 रत्न है, ये जो है किससे रिलेटेड है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया जो है ये 3 रत्न माने जाते हैं, जैन धर्म से ये रिलेटेड है। इसके बाद देखते हैं 25 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो उस बात का जो नाम हो जाएगा आत्मदमन। ये बिल्कुल सही होगा। आत्मदमन जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है, उनमें समान नहीं है। 26 प्रश्न है दोस्तों कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है देखना पर यहाँ पे प्रश्न देखें तो राइट आंसर यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन पंचम पीढ़ी का है। कौन सा है, बोधि वृक्ष जो हो जाएगा बोध गया में जो है ये अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। ओके, यहाँ पे इसके बाद आते हैं 27 प्रश्न करें कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है। तो आजीविकों ने किया गया। आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग अपने आश्रय मतलब रहने के लिए ये उपयोग किया गया है। यहाँ पे आते हैं 28 प्रश्न है कि आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। ये जो मखली गोसाल थे ये किसके शिष्य थे, तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो थे शिष्य महावीर के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, तो ये महावीर के शिष्य थे मखली गोसाल। 29 प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे ए सही होगा। यहाँ पे जो 30 प्रश्न है दोस्तों कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। कौन से शासक के द्वारा, तो शासक का नाम हो जाएगा उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, जो पटना का पाटलिपुत्र हुआ था। 31 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो उस राजा का नाम हो जाएगा उदयन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो 32 प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन सही होगा, लिच्छवी के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे 33 प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज, जैसे राजगृह कहीं कहीं ऑप्शन मिलता है लेकिन अधिकांश प्रश्नों में गिरिव्रज ही मिलता है, तो ध्यान रखना होगा आप लोग को। यहाँ पे 34 प्रश्न है कि अजात शत्रु के वंश का क्या नाम है। तो अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश है, ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे देखिए 35 प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि सैड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। सैड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था दोस्तों, विलियम जोन्स ने। ओके,
यहाँ पे देखिए 36 प्रश्न है कि हाल ही में, थोड़ा सा प्रश्न अब वहाँ से कुछ हट के हैं, कुछ बाहरी प्रश्न आप लोग को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है उसको लिए हैं। हाल ही में अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज फॉर्मस इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो जरूर अभी आप लोग याद कीजिएगा, रामनाथ कोविंद ने इस पुस्तक का विमोचन किया और इस पुस्तक का नाम जरूर आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यहाँ पे जो 37 प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अब यहाँ पे देखिए हम मिलान करके आप लोग को बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बिली हो जाएगा, चीन जो हो जाएगा टाइफून हो जाएगा। ये सब जो है कह सकते हैं चक्रवात तूफान का नाम है, ठीक है, जो समुद्री तूफान आते हैं, बवंडर आते हैं, उसका नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया जो है बिली का नाम दिया है, चीन टाइफून का नाम दिया है। अब भारत की बारी है तो भारत चक्रवात कहता है, आप लोग को पता होगा, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हरिकेन कहता है। तो देखने के उपरांत यहाँ पे 2, 3, 4, 1 का ऑप्शन सही हो रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 38 प्रश्न कह रहा है कि एडिपिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो एडिपिटिक अम्ल का सूत्र जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं HOOC होगा, ठीक है। इसके बाद CH2 का होल 4 यहाँ पे COOH होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ओके, इसके बाद आते हैं 39 प्रश्न पे। 39 प्रश्न देखा जाए, 39 प्रश्न एक निम्नलिखित में से क्या पर्णहरित में विद्यमान नहीं है? यहाँ पे कौन सा जो हो जाएगा पर्णहरित में विद्यमान नहीं होगा? तो पोटेशियम जो हो जाएगा पर्णहरित में उपस्थित नहीं होता है। और जो 40 प्रश्न है कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो उस देश का नाम हो जाएगा काजिकिस्तान। ये जो देश है अपनी देश की राजधानी बदलकर क्या करा है, अस्ताना रख दिया है। ओके, तो हम लोग 40 प्रश्न किए, कैसा लगा आप लोग को जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा।